हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र दैट इज मॉडल सेट पेपर्स जो दिए गए हैं टर्म 1 के लिए जो परीक्षा होने वाली है 2021 और 22 में, उसमें हम लोग आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो मॉडल सेट है उसको आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो कुल एग्ज़ाम होगा उसका समय मिलेगा आपको 1.5 घंटा और इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 35। निर्देश पे ध्यान दें तो सभी प्रश्न के जो उत्तर होंगे आपको अनिवार्य रूप से देने हैं। 35 प्रश्न होंगे और आपको 3500 के 35 आंसर भी देना है। सभी प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको 1 विकल्प का चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, दैट मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो मैं हूं मनीष कश्यप और अब चलिए एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है ये आप जानते होंगे। हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनिटी दैट मीन्स जो एबिलिटी होता है हमारे शरीर का रोगों से लड़ने का, पैथोजन से लड़ने का, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी जो होता है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक एक्टिव, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर एक्वायर्ड में ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कभी हम लोग जो अपने से बनाते हैं दैट मीन डेवलप करते हैं तो वो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है और इसके लिए हम लोग लेते हैं वैक्सीनेशन कहलाता है। कोलोस्ट्रम में ऑटोमेटिक पहले से जो होता है एंटीबॉडी तैयार होते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज भी वही बात हुआ, तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम लोग अपने से एंटीबॉडी लेकर, एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीजन से संपर्क में आकर खुद से हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। इसीलिए हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वैक्सीनेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हैवी चेन और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लाइट चेन। तो देयर आर 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन। सो इसका जो नाम होगा कुछ इस तरह से होगा H2L2। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, इसीलिए इस नाम से काफ़ी है। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जिसमें क्या होता है, देखिए टी सेल यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन कैसे? तो जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन मौजूद होता है तो इनेट इम्यूनिटी के थ्रू जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है तो उसमें टी जो सेल होता है वो बी सेल को मदद करता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट को मदद करता है और बी लिम्फोसाइट बनाता है आपका एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनाएगा तो ये किसके साथ जाके फाइट करेगा? एंटीजन के साथ। ठीक है, एंटीजन के साथ। तो यहाँ पर जो ये हुआ ये हुआ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। देखिए इंटरफेरॉन जो होता है एक तरह का केमिकल है जो सेल के ऊपर जाके बाइंड होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास आंसर। वायरस जो होते हैं इन्फेक्ट करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल वो क्या होते हैं? इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? देखिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी के बारे में जान लेते हैं, फिर सेकेंडरी ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। जब हम लोग एंटीजन के कांटेक्ट में पहली बार आते हैं तो हमारा शरीर ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के थ्रू क्या करता है, हमारा शरीर उसको एंटीबॉडी तैयार करता है और उस एंटीबॉडी को क्या करता है कि हमारा शरीर में बहुत सारे कॉपीज किए जाते हैं और बहुत सारे कॉपी करके उसको स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी सेल के थ्रू। तो जब पहली बार आया तो उसमें बहुत समय लगता है सीखने में, ट्रेनिंग लेने में कि हमें कैसे किसी बीमारी के साथ लड़ना है। लेकिन जब दोबारा आता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब दोबारा आता है तो हमारा शरीर चूँकि पहले से ट्रेंड है, खास करके इम्यूनाइज हो चुका है, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी तेज़ होगा और
क्या होगा कि हम जल्दी से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा। लेकिन फिर भी समझिए, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ साथ उसके अंदर एक क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी प्रतिरक्षा जो होती है वो ऑटोमेटिक उसके शरीर में आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्नेट immunity. That means immunity by birth, not after, not before. Okay, at the time of birth. Next है the immunoglobulin that can pass through placenta. प्लेसेंटा को कौन सा जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ही होगा, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो पार कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, एम, ई ये सब क्या है, एंटीबॉडीज है। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो पास हो जाते हैं वो होते हैं IgG। ठीक है, IgG वो पार हो सकते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट आता है कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, तो वो होता है IgE। आप एक इसका टेबल बना लीजिए, IgA क्या करता है, IgM क्या करता है, IgE क्या करता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि 3 IgA, IgE और IgG इसके बारे में यहीं पर आपको क्वेश्चंस मिल गए, वो भी लगातार। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि मदर मिल्क जो होता है, पहली बार का मिल्क होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय जो होता है, जो मिल्क होता है वो थोड़ा येलोइश होता है। तो वो येलोइश जो कहा जाए जो मिल्क है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में जो होता है ऑलरेडी बना बनाया इम्यूनिटी होता है, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। याद कीजिए, पैसिव इम्यूनिटी, बना बनाया इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो होता है IgA। तो ये जो होता है वो जब बच्चा दूध पीता है तो उसके शरीर में IgA दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू उसके शरीर में एंटीबॉडीज चले जाते हैं माँ के शरीर से उनके बच्चे में। ट्यूमर क्या है, देखिए ट्यूमर जो है वो कैंसर से रिलेटेड टॉपिक में आता है, तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए पढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये जो है यहाँ पर वैसे सेल्स जिसने क्या किया है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर उसका ये है कि इसका जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को क्या करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है कि ज़्यादा डिवाइड ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैंसरस सेल में जो ट्यूमर्स होते हैं इसमें लगातार रैपिड एंड अनकंट्रोल डिवीजन होते रहता है, और अनकंट्रोल जब डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। और ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन लगातार अगले क्वेश्चन में है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, कितने तरह के ट्यूमर होता है, अभी तुरंत बताया मैंने कि 2 तरह के होते हैं, लेकिन कौन कौन, तो एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। जो बेनाइन होता है वो आपको हार्म नहीं करते हैं, वो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं, मतलब एक ऑर्गन में जहाँ पर वो क्रिएट हुए बस वहीं तक वो फैलते, उससे ज़्यादा आपको कोई हार्म नहीं करते। लेकिन मैलिग्नेंट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक वो इन्फेक्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे वो रैपिडली ग्रोथ करते जाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने हैं, तो 2 तरह के ट्यूमर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ द टाइप, यानी कि ऊपर में जो दिए हुए दोनों होते हैं, तो आंसर सी। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन में, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। देखिए अल्कोहल भी है, ड्रग भी है, तो ये कहाँ जाके इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो इसका परिणाम हो सकता है सब। क्योंकि देखिए लीवर सिरोसिस अगर कह देता कि सिर्फ अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ पे लीवर सिरोसिस हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे ड्रग भी है, तो ड्रग जो होते हैं वो लिया भी जाता है, यानी कि उसको आप सूंघते भी हैं, यहाँ तक कि उसको इंजेक्ट भी किया जाता है, तो धीरे धीरे करके सारे में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, सभी को ये हार्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलाइजा से रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे बता देना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये जो होता है वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विडाल टेस्ट क्या है, तो विडाल टेस्ट का जो संबंध है वो है टाइफॉइड से। ये भी आप ट्रीटमेंट के दौरान वाले जो टेबल बनाया गया है उसमें से आप इसको मिलान कर सकते हैं। टाइफॉइड होता है, मलेरिया के लिए नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं होता है, कोलेरा के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। ये होता है टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या, तो उसका जो होता है वो होता है VNTR, ठीक है, VNTR। यहाँ पे ऑप्शन VNTR नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का होगा। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। तो यहाँ रिपीट कब आता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी वही बात हो गया, एक ही चीज़ का बहुत सारा कॉपी किया जाता है, ठीक है। और उसी कॉपी को देख करके क्या किया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यहाँ पर मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। कोडॉन का जो संबंध है वो किससे, तो देखिए ये पूरा प्रोसेस समझिए, कोडॉन आया कहाँ से, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन होता है, यानी सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है डीएनए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे बनता है आरएनए से प्रोटीन, तो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बनता है आरएनए, ठीक है। आरएनए होते हैं 3 तरह के मेन tRNA, mRNA और rRNA। तो mRNA में होते हैं कोड्स जो आगे चल के करते हैं ट्रांसलेशन का काम। तो ट्रांसलेशन का काम जो होता है वो राइबोसोम के पास होता है, लेकिन उसके लिए कोड जो होता है वो mRNA के पास होता है। तो इसका जो संबंध है वो mRNA के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है AUG का, सीधा समझिए AUG मतलब कि स्टार्टिंग कोडॉन। एक ही स्टार्टिंग कोडॉन थे, 3 स्टॉपेज कोडॉन थे, ठीक है। तो एक कोडॉन जो स्टार्टिंग का काम करता है वो क्या कोड करता है, कौन सा एमिनो एसिड को कोड करता है, तो वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसको AUG कोड करता है, तो वो होता है मिथ्योनिन। क्या होता है, मिथ्योनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने एमिनो एसिड्स मौजूद हैं, तो हमारे पूरे धरती पर अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड टोटल होते हैं 20। इसको बोला जाता है मैजिक 20। इसको किस नाम से जाना जाता है, मैजिक 20 के नाम से जाना जाता है, ओके। यही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, कुछ कुछ बाहर से पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए। देखिए अभी तुरंत बता रहे थे डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और लेकिन आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इन विच फेज ऑफ इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। देखिए सेल साइकिल के 3-4 पार्ट्स होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद होता है M फेज, ठीक है। तो ये G1 फेज में नहीं होता है, G2 फेज में भी नहीं होता है, ये होता है S फेज में, ओके। तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पर वो अपने क्रोमोसोम को डबल करते हैं ताकि वो आगे जो होते हैं संतति यानी डॉटर सेल्स उनको ये आधा आधा बांट सकें। उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ पर, द फेनोमेनॉन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस आता है, इसमें मल्टीपल एलिज्म आता है, और इसमें उपरोक्त में तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है नहीं। ये आता है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को मिराबिलिस जलप्पा भी कहा जाता है, मिराबिलिस जलप्पा भी कहा जाता है, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock, ओके। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर फिनोटिप पूछ देता तो ये आपका ए ऑप्शन था, लेकिन ये पूछा है आपसे डायहाइब्रिड का, तो ये हो जाएगा आंसर 9:3:3:1, ओके। 9:3:3:3:1 ये इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस याद रखिएगा हाइब्रिड का उसके किसी भी एक पेरेंट के साथ, तो हाइब्रिड के साथ किसी भी एक पेरेंट के साथ जो कि होमोजाइगस हो, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म
का एग्जाम्पल कौन है, या फिर कैसा फिनोमेना होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को शो करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्लियोट्रोपिज्म। एक आता है मल्टीपल एलेलिज्म, यानी कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, उल्टा। नेक्स्ट है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कौन कौन है, तो डीएनए और आरएनए है, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, डी आंसर, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम फिर से अच्छे से लिख देते हैं, बोथ ए एंड डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किसका, तो नाम से ही यहाँ पर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। ओके, जो मेंडल ने दिए थे 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से जो दूसरा वाला है यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेसेंटा के दौरान जो होता है वहाँ से कौन कौन हार्मोन रिलीज, देखिए प्लेसेंटा में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और एचसीजी, ये दोनों निकलते हैं कन्फर्म। रिलैक्सिन भी निकलता है, रिलैक्सिन ऐसे और भी जगह से निकलते हैं, लेकिन रिलैक्सिन भी यहाँ से सिक्रीट होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के थ्रू। वाटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का इस प्रकार से मॉडल दिया था और उनके बीच में संबंध भी बताया था कि कितना कितना एंगस्ट्रम इसका हाइट होगा, कितना ये दूरी होगी, इसके बीच में कितने सारे बेस पेयर्स होंगे, ये सभी को वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट क्या है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई मलेरियल पैरासाइट इंटर करता है तो उसका जो डिजाइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं। जब ये लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो इसको बोलते हैं मीरोजोइट। ठीक है, और वहाँ से फिर आगे जाता है ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट से गेमेटोसाइट, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इनके लाइफ साइकिल में। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट है जो उसका सेक्सुअल स्टेज कहाँ होता है, तो ह्यूमन जो होता है वो उसका एसेक्सुअल होता है, लेकिन मॉस्किटो का जो गट होता है, पेट का, मतलब मॉस्किटो का जो पेट होता है उसके अंदर जाने के बाद उसका सेक्सुअल साइकिल चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एनी सबस्टांस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑन्कोजेन नहीं कहते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो वेसिलेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा भी है, लेकिन वाटर लिली नहीं है क्योंकि ये एयर पॉलिनेटेड है। एयर पॉलिनेटेड कमल की तरह ये होता है और इसका हवा में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्योंकि वाटर पॉलिनेशन में अगर स्टिकी नहीं रहे तो चिपकेंगे कैसे, और अगर बीज के थ्रू तो उसके पैरों में लगेंगे कैसे, और अगर किसी बैट के थ्रू तो उसके शरीर में चिपकेंगे कैसे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये कुल 35 क्वेश्चन को हमने डील कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। आपने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत से पढ़ा है, उसका आपको फल मिलना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मनीष कश्यप, ओके।